आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम पढ़ेंगे सूरत इजाज़त के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड से रिलेटेड है, यानी जिन पे स्टार लगे हुए हैं सिर्फ उनको कवर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बाकी बोर्ड्स के भी शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल हैं, लेकिन हम सिर्फ लाहौर बोर्ड से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ज़ख़ीरा अंदोज़ी या ज़ख़ीरा कारी। तो बेसिकली हमें दोनों अल्फाज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अमूमन जो है अल्फाज पेपर में चेंज किए जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मतलब होता है कि वो अमल जिसमें हम किसी चीज़ को जमा करते हैं, उसको ज़ख़ीरा करते हैं और बाद में उसकी दर्जबंदी करते हैं। ज़ख़ीरा का मतलब होता है बनी हुई चीज़ का वो हिस्सा जो हमने महफूज किया हो मुस्तकबिल में फ़रोख्त करने की गर्ज से, उसे कहते हैं ज़ख़ीरा। और जो अमल इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं ज़ख़ीरा कारी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी। और जिस जगह पे किसी चीज़ को महफूज किया जाता है उसे कहते हैं गोदाम। तो यहाँ यही चीज़ लिखी हुई है, ऐसी जगह जहाँ अशिया को बाजार कारी यानी फ़रोख्त करने के मकसद से रखा जाए उसे गोदाम कहते हैं। और ऐसा अमल जिसमें अशिया का इकट्ठा करना, इसको ज़ख़ीरा और दर्जबंदी वगैरह शामिल हो, इसे ज़ख़ीरा कारी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अच्छे गोदाम की खसूसियात, यानी जिस जगह पे हम चीज़ को महफूज करके रखेंगे उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। मुनासिब जगह, जगह उसकी मुनासिब होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट की सहूलत, यानी जो ज़राए नक़्लो हमल है वो गोदाम के इर्द गिर्द का अच्छा होना चाहिए। अखराजात की बचत, उस पर ख़र्चा कम से कम आए। उसके अलावा माल का तहफ़्फ़ुज़, जो चीज़ हमने गोदाम में रखी है वो मुकम्मल तौर पर महफूज होनी चाहिए। नेक्स्ट है गोदाम की इक़साम। तो गोदाम की बेसिकली 3 इक़साम है, निजी या प्राइवेट गोदाम। इसके अलावा इसको बच्चे ज़ाती गोदाम भी कहते हैं, अवामी गोदाम को हुकूमती गोदाम या फिर पब्लिक गोदाम भी कहते हैं। तो इनके हमारे पास 3 नेम हैं, हमें इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और लास्ट है हमारे पास बॉन्ड्स गोदाम। तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पब्लिक या अवामी गोदाम, जिसको हुकूमती गोदाम भी कहते हैं। बेसिकली ये ऐसे गोदाम होते हैं जो हुकूमत के तामीर करदा होते हैं, यानी हुकूमत की मलकियत होते हैं। ये हुकूमत या अवामी अदारों के तामीर करदा गोदाम होते हैं और आम लोग इसे किराए पर लेकर इसमें अपनी चीज़ को महफूज करके रखते हैं, जिसमें आम लोग ज़रूरत के मुताबिक अपना माल ज़ख़ीरा कर सकते हैं। माल के मालकान को इन गोदामों का किराया अदा करना पड़ता है, यानी जो शख्स इसमें अपना माल महफूज करके रखता है वो इसका किराया अदा करता है। आम कारोबारी अदारों के तहत तामीर किए गए गोदामों का हुकूमत से बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है निजी गोदाम, जिसको ज़ाती गोदाम भी कहते हैं। इसके अलावा इसे प्राइवेट गोदाम भी कहते हैं। तो ये ऐसे गोदाम होते हैं जो मुख्तलिफ अफराद या फिर कारोबारी अदारों की मलकियत होते हैं। निजी गोदाम मुख्तलिफ अफराद या कारोबारी अदारों की मलकियत होते हैं। इन गोदामों के मालकान इनमें अपना माल महफूज करके रखते हैं, लेकिन बच्चे इस पर जो पैसे हैं काफ़ी ज़्यादा खर्च होंगे। तो इसका मतलब है इन गोदामों की तादाद बहुत कम है। चूँकि इन गोदामों पर काफ़ी सरमाया खर्च होता है, इसलिए निजी गोदामों की तादाद बहुत कम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बॉन्ड्स गोदाम। बहुत ईजी है, वो गोदाम जो कि बंदरगाहों पर यानी पोर्ट्स पर तमीर किए जाते हैं उन्हें कहते हैं बॉन्ड्स गोदाम। और अगर हम बॉन्ड्स गोदाम की बात करें, इसका मतलब ये दरामदी सहूलत के लिए होते हैं, यानी जो चीज़ बाहर के मुल्क से मंगवाई जाएगी, सपोज हमारी कोई भी चीज़ आ रही है तो जिस वक्त आई है उसी वक्त थोड़ी हम लेने चले जाएंगे। इसका मतलब है कुछ दिनों के लिए या कुछ वक्त के लिए वो उस गोदाम में पड़ी रहेगी। इसका मतलब बॉन्ड्स गोदाम जो होते हैं ये दरामदी सहूलत मुहैया करते हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। ये गोदाम अमूमन गोदियों मतलब पोर्ट्स यानी बंदरगाहों पर तमीर किए जाते हैं। दरामदी ताजरों की सहूलत के लिए तमीर किए जाते हैं। दरामदी ताजर यानी दरामद का मतलब होता है अशिया और खिदमात को बाहर के ममालिक से मंगवाना। तो असल में ये उनकी सहूलत के लिए होते हैं। ये गोदाम हुकूमत की तरफ से बाकायदा लाइसेंस याफ्ता होते हैं। इसमें दरामद शुदा माल की दरामदी ड्यूटी की अदायगी से पहले तक ज़ख़ीरा किया जाता है। तो बेसिकली बॉन्ड्स गोदाम जितने भी होते हैं ये सारे लाइसेंस याफ्ता होते हैं, यानी इसका बाकायदा लाइसेंस मौजूद होता है। इसी वजह से ताकि यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम ना हो पाए। इनमें दरामद शुदा माल यानी जो चीज़ हमने बाहर के ममालिक से मंगवाई है उसमें दरामदी ड्यूटी की अदायगी से पहले तक ज़ख़ीरा किया जाता है। तो ऐसे गोदामों में दरामदी ड्यूटी की अदायगी से पहले तक किसी भी चीज़ को इन गोदामों में ज़ख़ीरा किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ईवान सनअत व तिजारत, जिसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा अदारा होता है जो किसी भी मुकामी इलाकाई यानी जितने भी ताजर या सन्नतकार होते हैं उनको कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, उसके अलावा उनके कारोबारी मसाइल को हल करने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स या ईवान सनअत व तिजारत। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। ऐसा अदारा जो मुकामी इलाकाई ताजरों, सन्नतकारों और पैदाकारों के इज्तिमाई यानी मजमूई तौर पर
उसके अलावा इनफरादी अलग अलग कारोबारी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है और कारोबारी मसाइल में इनकी रहनुमाई करता है। तो कारोबारी तौर पर जो भी मसला होता है उसको हल करने की कोशिश करता है। ताजिर का मतलब होता है ऐसा शख्स जो कि बनी हुई चीज़ की खरीदो फरोख्त करता है और सनतकार का मतलब होता है जो चीज़ों को बनाता है। तो बेसिकली कारोबारी तौर पर जो भी मसाइल होते हैं ये अदारा उसको हल करने की कोशिश करता है, कारोबारी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास ईवान सनअत व तिजारत के आइन के 4 नकात, यानी ईवान सनअत व तिजारत का जो आइन होता है, जो दस्तावेज़ होती है, वो उसमें क्या कुछ लिखा होता है। तो ईवान सनअत व तिजारत का नाम लिखा होता है, उसके अलावा इसके रजिस्टर्ड ऑफिस की जाए वकूअ यानी रजिस्टर्ड ऑफिस का जो है एड्रेस लिखा होता है। ईवान सनअत व तिजारत का मकसद, उसके अरकान की ज़िम्मेदारी और ख़ात्मे के वक्त जायदाद किस तरीक़ाकार से तकसीम होगी, यानी जब ईवान सनअत व तिजारत का कारोबार ख़त्म होगा तो अरकान के दरमियान असासाजात की तकसीम किस तरीक़ाकार से होगी। नेक्स्ट चैप्टर करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दफ्तरी तंजीम। बेसिकली तंजीम ऐसे अफराद का ग्रोह होता है जो कि पूरे के पूरे दफ्तर के मामलात को कंट्रोल करता है। तो बढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है, तंजीम असल में ऐसे अफराद की ग्रोह बंदी है जो अपने कायद की निगरानी और रहनुमाई में मुश्तरका मकासद, यानी मुश्तरका का मतलब होता है इकट्ठा, उनका मकसद एक ही होता है कि हसूल यानी हासिल करने के लिए तावन करते हैं। तावन का मतलब होता है मदद करते हैं। तो बेसिकली ये एक ही मकसद हासिल करने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं, ये बेसिकली दफ्तरी तंजीम कहलाती है। दफ्तरी तंजीम के फ़राइज़ में हमारे पास ज़िम्मेदारी का तयन, यानी दफ्तरी तंजीम ही डिसाइड करती है कौन सा काम कब कहाँ कैसे करना है, राजदारी बरकरार रखती है। उसके अलावा बेहतर कारकर्दगी यानी कारोबार के जो काम करने की सलाहियत है उसको बेहतर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दफ्तर। तो दफ्तर देखा जाए बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जैसे इंसानी जिस्म में जो है दिमाग करता है, यानी ये पूरे के पूरे कारोबार को कंट्रोल कर रहा होता है। ये कारोबारी सरगर्मियों का मरकज़ होता है। दफ्तर किसी भी इदारे की तंजीमी सरगर्मियों का मरकज़ होता है। दफ्तर अदारे की सरगर्मियों में नज़्म व ज़ब्त कायम रखने की जिम्मेदारी कबूल करता है। नेज़ कारोबारी तंजीम में यकसानियत और नज़्म व ज़ब्त और मेयार को कायम रखता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दफ्तर के फ़राइज़, यानी दफ्तर क्या काम करता है। मालूमात का असूल, मालूमात हासिल करता है, उसको महफूज करके रखता है, उसके अलावा उसकी तरतीब देता है। मालूमात की तरसील यानी आगे उसको पहुंचाता है जिस बंदे को मालूमात देनी होती है। मसलबंदी, मसलबंदी का मतलब होता है, मसलबंदी को फाइलिंग सिस्टम भी कहते हैं, यानी कारोबारी कागजात को दस्तावेज़ात को महफूज करके रखना ताकि बर वक्त ज़रूरत उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। तो बेसिकली मसलबंदी यानी कारोबारी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे भी दफ्तर में ही पड़े होते हैं। अशिया की फरहमी और इसका रिकॉर्ड, यानी कितनी चीज़ खरीदी गई है और इसका मुकम्मल रिकॉर्ड भी दफ्तर में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दफ्तरी कारकुन के 2 बड़े औसाफ कौन कौन से हैं। ज़ाती औसाफ, जिस्मानी और इल्मी औसाफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दफ्तरी मशीन। तो बेसिकली मशीन का मतलब होता है खुदकार आला जो कि काम की सलाहियत को बढ़ाए। तो दफ्तरी मशीन मतलब वो मशीनरी जो कि कारोबार में इस्तेमाल की जाती है कारोबार को बेहतर करने के लिए, उसकी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए, अखराजात को कम करने के लिए, उसे कहते हैं दफ्तरी मशीन। और इस दफ्तरी मशीन की अहमियत जो है बेसिकली फ़ायदे, यानी मशीन को इस्तेमाल दफ्तर में क्यों किया जाता है, काम की सलाहियत को बढ़ाने के लिए और अखराजात को कम करने के लिए। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, दफ्तरी मशीन एक खुदकार आला है जो कारकर्दगी को बढ़ाने, अखराजात को कम करने और किए जाने वाले काम के मेयार और मिकदार में इजाफा करता है। यानी ये ना सिर्फ एक ऐसी ऑटोमेटिकली मशीन होती है जो ना सिर्फ काम की सलाहियत को बढ़ाती है, अखराजात को भी कम करती है, और जो चीज़ बना रहे होते हैं उसके मेयार को भी बेहतर करती है। और हम ज़्यादा मिकदार में भी इस सूरत हाल में बनाते हैं क्योंकि मशीन के ज़रिए से जब कोई काम किया जाता है तो वक्त भी कम लगता है, चीज़ भी ज़्यादा बनती है और उस पर लागत भी कम आती है। तो बेसिकली हम दफ्तरी मशीन की अहमियत में ही उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टाइपराइटर। टाइप मशीन ही की बदौलत तमाम जदीद मशीनों की बुनियाद पड़ी। ये नहायती कारआमद मशीन है। टाइप मशीन 1873 में मुतारिफ हुई। टाइप मशीन ही ने टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफी को जन्म दिया।
टाइप मशीन की बदौलत खत ज़्यादा साफ और वाज़िया टाइप होता है। अगर ज़्यादा कापियाँ तैयार करना मकसूद हो तो कार्बन पेपर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कार्बन पेपर से हम एट अ टाइम पे आसानी के साथ उसकी कॉपियाँ तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पोस्टिंग मशीन। बेसिकली ये वर्ड आपने अकाउंटिंग में भी सुना होगा। लेजर में जब हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, यानी जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं पोस्टिंग। बेसिकली जब कोई ट्रांजैक्शन यानी कारोबारी लेन देन होता है, हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और जर्नल में किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना कहलाता है जर्नलाइजिंग। उसके बाद हम उसको लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, और लेजर में जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं पोस्टिंग। यानी ये अकाउंटिंग साइकिल भी है। ट्रांजैक्शन से जर्नल, जर्नल में लेजर, लेजर से ट्राई बैलेंस, और ट्राई बैलेंस से फाइनल अकाउंट। तो बेसिकली जो पोस्टिंग का काम कर रही होती है उस मशीन को कहते हैं पोस्टिंग मशीन। देखा जाए तो इसका मतलब, लेजर का मतलब क्या होता है? खाता जात की अलग अलग हिसाब किताब रखना। तो जो मशीन ये काम करती है, यानी उसे कहते हैं पोस्टिंग मशीन। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। अकाउंटिंग में शुरू के अंदराजात के बाद, शुरू के अंदराजात यानी जर्नल बनाने के बाद रकूमात का अंदराज मुख्तलिफ खातों जात में किया जाता है। तो बेसिकली बच्चे लेजर के अंदर ना चीज़ों का अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है, यानी अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। इस और जो अमल इस्तेमाल किया जाता है उस अमल को कहते हैं पोस्टिंग। इस सारे अमल को पोस्टिंग कहते हैं। छोटे कारोबारी अदारों में इब्तदाई अंदराजात का ये सारा काम अकाउंटेंट क्लर्क खुद अपने हाथ से करते हैं, यानी मैनुअल काम किया जाता है। अलग अलग अकाउंट मैनुअली तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन बड़े अदारों में ये जो काम है मशीन कर रही होती है। इब्तदाई इंदराजात वगैरह का सारा काम एक मखसूस मशीन की मदद से किया जाता है, जिसे पोस्टिंग मशीन कहते हैं। पोस्टिंग मशीन के जरिए पोस्टिंग के लिए लेजर कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हर खाते के लिए अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश रजिस्टर। नाम से ही पता चल रहा है, वो रजिस्टर जिसमें नकद के लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहते हैं कैश रजिस्टर। यानी अगर सेल पर चीज़ें बेची हैं या खरीदी हैं, लेकिन कैश पे बेची हैं, ये कैश पे खरीदी हैं, तो वो रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखेंगे उसे कहेंगे कैश रजिस्टर। नकद के लेन देन की मशीन को कैश रजिस्टर कहते हैं। कैश रजिस्टर एक ऐसी मशीन है जिसमें नकद फरोख्त का सारा हिसाब किताब दर्ज होता है। ये मशीन ऐसे दुकानदार अमूमन खुदा फरोश इस्तेमाल करते हैं, यानी परचून फरोश इस्तेमाल करते हैं, जो खुद सारा वक्त दुकान पर नहीं बैठ सकते। यानी अगर परचून फरोश खुद दुकान पर नहीं बैठ सकते तो फिर वो जिस बंदे को रखते हैं, बेसिकली वो जो बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है वो कैश रजिस्टर को इस्तेमाल कर रहा होता है। नीज़ वो नकदी के लेन देन की मशीन की मदद से सेल्समैन से सारी फरोख्त की रकम का हिसाब किताब ले सकते हैं। तो बेसिकली इस कैश रजिस्टर के ज़रिए से वो आसानी के साथ सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारोबार में कंप्यूटर की क्या अहमियत है। तो कारोबार में जदीद दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो मशीन है वो कंप्यूटर है। यानी इसके ज़रिए से जो है मेहनत कम करनी पड़ती है, और इस पर अखराजात भी बहुत ज़्यादा कम आते हैं, और किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात भी ज़्यादा आसानी के साथ हासिल हो जाती है। तो पढ़ते हैं कारोबार में आजकल तकरीबन हर अदारे में कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। इससे ना सिर्फ वक़्त और मेहनत में बचत होती है, बल्कि अखराजात में भी कमी वाक़या होती है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है मसलबंदी यानी फाइलिंग सिस्टम। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको फाइलिंग सिस्टम भी कहते हैं। कारोबारी दस्तावेज़ात को, डॉक्यूमेंट्स को महफूज करके रखना एक ख़ास तरीक़ाकार से, ताकि बर वक्त ज़रूरत उसे इस्तेमाल किया जा सके, उसे कहते हैं मसलबंदी। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा। कारोबारी कागज़ात और खतूत को बाकायदा और बाकायदगी से और तरतीब में रखना, ताकि बर वक्त ज़रूरत किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए बआसानी से दस्तयाब हो सकें, इसे कहते हैं मसलबंदी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मसलबंदी के मुख्तलिफ तरीक़ाकार के नेम। तो मसलबंदी के बुनियादी तौर पर दो ही तरीके हैं, अमूदी मसलबंदी और उफ़क़ी मसलबंदी। उसके अलावा इनकी भी आगे से फर्दर टाइप्स हैं, तो जस्ट हमने यहाँ पर नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उफ़क़ी मसलबंदी। बेसिकली उफ़क़ी और अमूदी मसलबंदी में फ़र्क ये होता है कि दस्तावेज़ात उफ़क़ी मसलबंदी में चिपटी हुई सूरत में होते हैं, यानी दस्तावेज़ात जो डॉक्यूमेंट्स हम अटैच करते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपटे हुए होते हैं, लेकिन अमूदी में जो है वो अमूद की शक्ल में खड़े होते हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। उफ़क़ी मसलबंदी के तरीक़ाकार के तहत खतूत या कागज़ात को चिपटी यानी उफ़क़ी हालत में ऊपर नीचे रखा जाता है। अगर बच्चे हम लाइब्रेरी की भी बात करें तो लाइब्रेरी में भी जो किताबें होती हैं वो उफ़क़ी हालत में भी पड़ी होती हैं, यानी हर किताब दूसरे के साथ चिपटी हुई भी होती है। अगर हमें कोई किताब निकालनी हो तो हमें ऊपर वाली सारी किताबों को उठाना पड़ता है।
अगर किसी कागज़ को निकालना मकसूद हो तो ऊपर वाले तमाम कागज़ात को उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से दूसरे कागज़ात के फटने का खदशा होता है। उफ़क़ी मसलबंदी की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं जिन्हें दफ्तरी अमला अपनी ज़रूरत के मुताबिक इख्तियार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूदी मसलबंदी। तो अमूदी मसलबंदी के तरीक़ाकार में अमूदी हालत में जो है दस्तावेज़ात को रखा जाता है, यानी अमूदी हालत में रखा जाता है। इस तरीक़ाकार के लिए दराज वाली एक या एक से ज़्यादा अलमारियों की ज़रूरत होती है, जिनकी दराज़ें ज़्यादा गहरी होती हैं और बाहर को निकाली जा सकती हैं। इन अलमारियों में ताले लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महराबी मसलबंदी। तो बेसिकली जो महराबी मसलबंदी है वो एक उफ़क़ी मसलबंदी की ही किस्म है, यानी इसमें जो दस्तावेज़ात हैं वो चिपटी हुई सूरत में यानी उफ़क़ी हालत में डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज़ात पड़ी होती हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। महराबी मसलबंदी के तरीक़ाकार में गत्ते के ऊपर वाले हिस्से में 2 मेहराबदार नालियाँ लगी होती हैं। बेसिकली इसमें जो होता है गत्ते के ऊपर वाले हिस्से में 2 मेहराबदार नालियाँ लगी होती हैं जो कि खतूत को दबाए रखती हैं। जब खतूत को मसलबंद करना होता है यानी महफूज करना होता है तो इसके ऊपर वाले हिस्से में बेजिक मशीन के ज़रिए से सुराख किए जाते हैं, यानी जिन कागज़ात को महफूज करना होता है उनके ऊपर वाले हिस्से में बेजिक मशीन के ज़रिए से सुराख कर दिया जाता है खतूत को। अब जो खतूत जो हमने महफूज करने हैं उसको गत्ते में लगे हुए कीलों में लगा दिया जाता है। तो बेसिकली गत्ते के ऊपर ऑलरेडी मेहराबदार नालियाँ लगी हैं जो उसको महफूज रखेंगी और उसके ऊपर जो गत्ते में लगे हुए कील है उसके अंदर कागज़ात को डाल दिया जाएगा जिस को जो है बेजिक मशीन के ज़रिए से सुराख किए गए हैं। इसके बाद मेहराबदार नालियों को दबा दिया जाता है ताकि जो कागज़ात है महफूज हो सके। इस तरह से दबाने से नालियाँ कीलों में सही तरह सेट होकर कागज़ात या खतूत को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इशारिया साजी। नामों या मौज़ूआत की एक ऐसी फ़हरिस्त जो कि एक से ज़्यादा किताबों में सफ़ा नंबर के साथ दर्ज हो, इसे इशारिया साजी कहते हैं। बेसिकली बच्चे देखा जाए तो इशारिया साजी में हम नामों और मौज़ूआत की एक ऐसी फ़हरिस्त बनाते हैं ताकि आसानी से उसके ज़रिए से जो मतलूबा दस्तावेज़ है डॉक्यूमेंट है उसको ढूंढा जा सके। इशारिया साजी की मदद से मतलूबा दस्तावेज़ात और खतूत को आसानी से तलाश किया जा सकता है। अगर हम बात करें लाइब्रेरी में बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को बुक नहीं मिल रही होती तो जो रजिस्टर जो है लाइब्रेरी में एक रजिस्टर जो है बाज़ दफ़ा ये इशारिया साजी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। स्टूडेंट्स को बताया जाता है रजिस्टर के ज़रिए से कि ये किताब यहाँ पर पड़ी हुई है। तो बेसिकली जो वहाँ रजिस्टर मौजूद होता है नाम और मौज़ूआत की जिस पे फ़हरिस्त लिख के एक ऐसी वहाँ पे यानी उस रजिस्टर में नाम और मौज़ूआत की फ़हरिस्त बनी हुई होती है। तो ये एक इशारिया साजी के तौर पे ही रजिस्टर इस्तेमाल हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सादा इशारिया साजी। सादा इशारिया साजी का ये तरीका निहायत ही सादा और आसान है। ये तरीका बहुत से सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। इन सफ़ात में उर्दू या अंग्रेज़ी यानी या तो उर्दू इस्तेमाल की जाती है और या फिर अंग्रेज़ी के हरूफ़ तहज्जी को इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली हम अगर इशारिया साजी की बात करें हमने पीछे भी पढ़ा नामों और मौज़ूआत की एक ऐसी फ़हरिस्त जो एक से ज़्यादा किताबों में सफ़ा नंबर के साथ दर्ज हो। तो बेसिकली नामों और मौज़ूआत की फ़हरिस्त अगर हम ABC के ज़रिए से बनाएं या फिर अली बे के ज़रिए से बनाएं तो उसे कहते हैं सादा इशारिया साजी। अंग्रेज़ी हरूफ़ तहज्जी A से Z तक और उर्दू हरूफ़ तहज्जी अलिफ से या तक लिखे होते हैं। इन सफ़ात पर कारोबारी अदारों का नाम तहरीर होता है जिसका नाम इस सफ़े पर लिखे हुए हरूफ से शुरू हो। यानी बेसिकली जब हम हरूफ तहज्जी को इस्तेमाल करते हैं तो जिन भी कारोबारी अदारों ने हमें खतूत लिखे हुए होते हैं उनके नाम के मुताबिक उनको उस जगह पे महफूज करते हैं जिसका इस सफ़े पर लिखे हुए हरूफ से शुरू होता है गाहकों के नामों के सामने। तो बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, उसके बाद गाहकों के नाम लिखेंगे उन अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक और फिर उनके ख़तो किताबत का मतलब होता है उनके लिखे हुआ जो ख़त है उसका सफ़ा नंबर भी दर्ज किया जाता है। तो इस तरह से इशारिया साजी के ज़रिए से हमारे लिए किसी भी ख़त को ढूंढना किसी भी दस्तावेज़ को ढूंढना आसान हो जाता है। ये इशारिया साजी हरूफ़ तहज्जी की बुनियाद पर की जाती है, लिहाजा इसीलिए इस तरीके को अजबद भी कहा जाता है। तो इसे तरीका अजबद भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वोवल इशारिया साजी। तो बच्चे अगर हम बात करें इशारिया साजी सादा इशारिया साजी इसमें हमने क्या किया हमने या तो ABCD को इस्तेमाल करते हुए और या फिर अली बे वगैरह को इस्तेमाल करते हुए हमने कारोबारी अदारों के
नाम लिखे और उसके आगे उनकी ख़त किताबत का नंबर भी लिखा, यानी जो उन्होंने ख़त लिखा उसका नंबर भी लिखा, ताकि आसानी से बर वक्त ज़रूरत जो है हमें जो मतलूबा दस्तावेज़ है वो मिल सके। इसका मतलब हमने नामों और मौज़ूआत की फ़हरिस्त बनाई थी अल्फ़ाबेट्स को देखते हुए। तो यहाँ देखा जाए वोवल इशारिया साज़िया, इसका मतलब यहाँ पर बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे हम ए बी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम बाज़ दफ़ा कुछ अदारे ऐसे होते हैं कि एक ही नाम से बहुत से अदारे बनते हैं, तो उस वक़्त भी हमें ढूँढना आसान नहीं लगता था, इसलिए हमने वोवल इशारिया साज़ी अपनाई। यानी ये जो है इशारिया साज़ी की एक तरक्की याफ़्ता शक्ल है। इसमें वोवल इशारिया साज़ी में खतूत और मरासलात की तरतीब व तक़सीम के वक़्त नाम से पहले हरूफ़ अजबद के अलावा, यानी पहले लफ्ज़ को नहीं देखा जाता यहाँ पर कि वो ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से या अलिफ बे से इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें हरूफ़ अल्लत यानी पहला जो वोवल लेटर ए ई आई ओ यू, जो बेसिकली 5 लेटर हैं, उनको देखा जाता है कि इन पाँचों में से कौन सा लेटर इस्तेमाल हो रहा है, और उस लेटर की बुनियाद पर इशारिया साज़ी की जाती है ताकि आसानी से बर वक्त ज़रूरत जो है मतलूबा दस्तावेज़ मिल सके। तो ये यहाँ लिखा है, इसी वजह से इशारिया के इस तरीके को वोवल इशारिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम वोवल लेटर का लिहाज रखते हैं। अंग्रेज़ी में 5 वोवल हैं जो कि ए ई आई ओ यू हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कारोबारी ख़तो किताबत या कारोबारी मरासलात। तो बहुत आसान अल्फाज में अगर देखा जाए, कारोबारी मामलात के सिलसिले में एक दूसरे को ख़त लिखना कारोबारी मरासलत या फिर कारोबारी ख़तो किताबत कहते हैं। ऐसे खतूत जो मुख्तलिफ कारोबारी अफराद अपने कारोबारी अमूर का मतलब होता है काम निपटाने या मालूमात के हसूल के लिए भेजते और वसूल करते हैं, कारोबारी खतूत या मरासलत कहलाते हैं। तो बेसिकली ख़त जो लिखा जाता है कारोबारी मामलात के सिलसिले में उसे ही कहते हैं कारोबारी मरासलत या फिर कारोबारी ख़तो किताबत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख़त किसे कहते हैं। तो बेसिकली अगर किसी से कोई बात करनी हो लेकिन फ़ासले की दूरी की वजह से हम उसे ना कर पाएँ और वही बात हम किसी कागज़ पर लिखकर उसे भेज दें तो उसे ख़त कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, खतूत की इक़साम, ज़ाती या निजी खतूत, उसके बाद कारोबारी खतूत और सरकारी खतूत। देखा जाए तो ज़ाती या निजी खतूत एक ही मतलब है। ज़ाती या निजी खतूत का मतलब होता है कि ऐसे खतूत जो ज़ाती या घरेलू अमूर के सिलसिले में भेजे या वसूल किए जाते हैं। तो घरेलू मामलात के सिलसिले में जो ख़त लिखते हैं उसे कहते हैं ज़ाती खतूत। निजी खतूत की 2 बुनियादी इक़साम है, रस्मी खतूत और अमूमी खतूत। इस तरीक़ाकार से हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन को लेंथी भी कर सकते हैं। यानी ज़ाती या निजी खतूत वो होते हैं जो घरेलू अमूर के सिलसिले में लिखे जाते हैं और इसकी बुनियादी 2 इक़साम है, रस्मी खतूत और अमूमी खतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्मी खतूत। ऐसे खतूत जो कि खुशी गमी के मौके पर लिखे जाते हैं उसे कहते हैं रस्मी खतूत। मसलन ऐसे खतूत जो मुख्तलिफ तकरीबात मसलन खुशी गमी, इल्म अदब, सियासी दावतनामा या इतलात पर मुश्तमिल होते हैं, इन्हें रस्मी खतूत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरनामा। ख़त भेजने वाला ख़त के ऊपर वाले हिस्से के दरमियान अपने अदारे का नाम पता दर्ज करता है, यानी जिसकी तरफ से ख़त लिखा जाता है वो अपने अदारे का नाम पता लिखता है। इस हिस्से को सरनामा कहते हैं। बाज़ अदारे सहूलत की खातिर अपना जो है ऑलरेडी मतलब ये छपी हुई सूरत में ही नज़र आता है, यानी जो बाज़ अदारे होते हैं उन्हें बार बार अपना जो सरनामा है, अपने अदारे का जो नाम पता है वो बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए वो छपी हुई सूरत में ही उसे इस्तेमाल करते हैं। यानी लेटर हेड जो होता है जिसे सरनामा कहते हैं वो छपी हुई सूरत में ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ख़त में तमता किस काम आता है। अगर कोई बात बेसिकली ख़त में रह गई हो, यानी लिखना भूल गए हो, इसका मतलब हम तमता लिख कर जो है अपनी बात बता सकते हैं। अगर ख़त में कोई बात रह गई हो या किसी बात का इजाफ़ा करना हो तो तमता लिख कर मतलूबा इजाफ़ा कर दिया जाता है, यानी जो बात बतानी होती है वो बता दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस्तफसारनामा और दरियाफ्ती ख़त। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, दरियाफ्त करना, किसी से पूछना। इसका मतलब है ये बच्चे ऐसा ख़त होता है जो ख़रीदार की तरफ से फ़रोख्तकार को लिखा जाता है, जिसमें ख़रीदार फ़रोख्तकार को से कुछ मालूमात चाहता है, उसे ख़त लिखता है कि मैं तुम्हारी चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे उसके बारे में सारी बुनियादी मालूमात जो हैं वो फ़राहम कर दो। तो बेसिकली ये ख़त जो है
खरीदार की तरफ से फ़रोख्तकार को लिखा जाता है। और अगर खरीदार और फ़रोख्तकार दो मुद्दी तरह के ममालिक से ताल्लुक़ रखते हों तो उसे इसी ख़त को अडेंट भी कहते हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। दरियाफ्ती या इस्तफ़सारनामा ऐसा कारोबारी ख़त है जो मुत्तफ़िक़ कारोबारी अफ़राद या अदारे माल की खरीदारी से पहले इससे मुतल्लिक़ ज़रूरी मालूमात मसलन माल की मौजूदगी, मेयार यानी उसकी क्वालिटी कैसी है, कीमत की अदायगी की शराइत, उसके अलावा मतलूबा माल कितने अरसे में फ़राहम किया जाएगा और तरसील के ज़राए यानी किस तरीक़ाकार से भेजा जाएगा। तो बेसिकली ख़रीदार फ़रोख्तकार को ख़त लिखता है कि मैं तुम्हारी ये चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दो, यानी अगर तुम मुझे वो चीज़ भेजोगे तो कितने की भेजोगे, उसके अलावा कौन से रास्ते से आएगी, यानी बहरी बड़ी कौन से रास्ते से आएगी, तो इसकी वगैरह की तफसील इस ख़त के ज़रिए से हासिल करते हैं। तो बेसिकली ये ख़रीदार फ़रोख्तकार से हासिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसके बिल्कुल उलट है। कोटेशन जिसे पेशकश का ख़त भी कहते हैं। तो बेसिकली ये वो ख़त होता है जो कि दरियाफ्ती ख़त के जवाब में लिखा जाता है, यानी ये फ़रोख्तकार ख़रीदार को लिखता है। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। पेशकश के ख़त से मुराद ऐसा ख़त होता है जो माल फ़रोख्त करने वाला शख्स दरियाफ्ती ख़त के जवाब में तहरीर करता है, इसको कोटेशन भी कहते हैं। इस ख़त की 2 अदद कापियाँ तैयार की जाती हैं और असल कापी ताजर को इरसाल कर दी जाती है, जबकि दूसरी कॉपी रिकॉर्ड में महफूज कर ली जाती है। तो असल कॉपी जो होती है वो फ़रोख्तकार ख़रीदार को भेज देता है और दूसरी कॉपी जो है वो अपने पास महफूज। क्वेश्चन है अजाला शिकायत का ख़त, यानी ये एक ऐसा ख़त होता है जो शिकायती ख़त के जवाब में लिखा जाता है। अजाला शिकायत का ख़त गाह के शिकायती ख़त मौसूल होने के बाद यानी वसूल होने के बाद फ़रोख्त कुनिंदा की तरफ से लिखा जाता है। यानी हमने चीज़ फ़रोख्त की थी, हमारे गाहक को पसंद नहीं आई, उसने शिकायत का ख़त लिखा, तो इसका मतलब है हम उसके जवाब में जो ख़त लिखेंगे उसे कहेंगे अजाला शिकायत का ख़त, और इसका मकसद होगा गाहक की शिकायत को दूर करना और उसे फिर से एतमाद में लेने की कोशिश करना। ये एक नाजुक ख़त होता है क्योंकि इसके ज़रिए से अपने ख़रीदार को फिर से एतमाद में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सरकारी ख़त की इक़साम। सरकारी ख़त को हुकूमती ख़त भी कहते हैं, जस्ट हमने यहाँ पर इनके नाम याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी ख़त में हवाला नंबर से क्या मुराद होता है, यानी हुकूमती ख़त में हवाला नंबर से क्या मुराद है। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है हमारे पास। सरकारी ख़त में सबसे पहले ख़त का हवाला नंबर तहरीर किया जाता है। हवाला नंबर ऊपर थोड़ी जगह छोड़कर कागज़ के दरमियान तहरीर किया जाता है। तो बेसिकली सरकारी ख़त में हवाला नंबर सबसे पहले लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी याददाश्त से क्या मुराद है, यानी सरकारी याददाश्त का ये ख़त जो है सरकारी ख़त की ही एक किस्म है और ये एक ऐसा ख़त होता है जो आला ओहदे के अफसरान अपने मातहत अफसरान को लिखते हैं, यानी जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, या फिर मातहत अफसरान अपने आला ओहदे के अफसरान को लिखते हैं। जब ज़ाहिर है इस तरह से लिखेंगे, यानी एक ही अदारे के लोग एक दूसरे को लिख रहे हैं, मातहत अफसरान आला ओहदे के अफसरान को लिख रहे हैं या आला ओहदे के अफसरान मातहत अफसरान को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अलकाब अदाब या फिर इख्तितामिया कलामात इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। अलकाब का मतलब होता है वो अल्फाज जिसके ज़रिए से मकतूबे अलिया को बुलाया जाता है, जैसे मोहतरम, मोहतरमा वगैरह, और उसके अलावा इख्तितामिया कलामात जैसे आपका मुखलस, खैरन, देश वगैरह। तो यहाँ पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस नोट। प्रेस नोट से मुराद हुकूमत या हुकूमती अदारे या हुकूमती तंजीम की तरफ से वो बयान होता है जो अखबारात या मीडिया के लिए जारी किया जाता है। बेसिकली प्रेस नोट हुकूमत की तरफ से जारी किया जाता है। ये अखबारात और आवाम को इतला देने के लिए जारी किया जाता है और इसमें जो है हुकूमत जिक्र करती है मुख्तलिफ तरह के इक़दामात का। इसमें मुख्तलिफ हालात में आवाम के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात का जिक्र होता है। तो बेसिकली हुकूमत की तरफ हुकूमत बताती है कि हमने मुख्तलिफ तरह के हालात में आवाम के लिए किस किस्म के इक़दामात किए थे, और ये प्रेस नोट अखबारात और आवाम को इतला देने के लिए जारी किया जाता है और ये हुकूमत हुकूमती अदारे या हुकूमती तंजीम की तरफ से असल में जारी किया जाता है अखबारात और आवाम को इतला देने के लिए वो इक़दामात जो हुकूमत ने मुख्तलिफ हालात में किए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सरकारी ख़त में तज़हीर से क्या मुराद है। तो तज़हीर भी सरकारी ख़त की ही एक किस्म है। पढ़ते हैं हमारे पास यहाँ क्या लिखा है। बाज़ दफ़ा ख़त या दस्तावेज़ एक अफसर ने दूसरे अफसर को या एक फ़र्द ने दूसरे फ़र्द को बराए इतला यानी मालूमात देने के लिए, रिपोर्ट पेश करने के लिए या फिर ज़रूरी अमल यानी कोई ख़ास काम करने के लिए जो है एक अफसर जो है दूसरे अफसर को दस्तावेज़ जारी करता है। और तज़हीर से मुराद यानी जो हमारा टॉपिक है तज़हीर से मुराद वो मुख्तसर सी इबारत होती है
जो चंद सत्रों पर मुश्तमिल होती है। तज़हीर करने वाले का नाम और ओहदा इस पर दर्ज होता है और ये ख़त के आखिर में तहरीर की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गिश्ती मरासला या सर्कुलर लेटर से क्या मुराद है। तो बेसिकली अगर हमने जो है एक ही तरह का ख़त मुख्तलिफ तरह के लोगों को पहुंचाना हो, अरसाल करना हो, भेजना हो, तो उसे कहते हैं गिश्ती मरासला या सर्कुलर लेटर। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। गिश्ती मरासला एक ही मज़ामीन का ख़त होता है जो बहुत से कारोबारी अफराद को अरसाल किया जाता है यानी भेजा जाता है। ये ऐलान या इश्तिहार की नौइयत का होता है। गिश्ती मरासला की ज़ुबान शाइस्ता और मौसर होती है। तो बेसिकली एक ही मज़ामीन का ख़त होता है और ये ऐलान और इश्तिहार की नौइयत रखता है, यानी एक ही तरह का ख़त जो है वो मुख्तलिफ तरह के अफराद को अरसाल किया जाता है, भेजा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखा जाए तो यहाँ से लाहौर बोर्ड में कोई भी नहीं आया हुआ, तो यही है हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं।